नमस्कार दोस्तों, संदीप हियर। हम लोग आज परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। ये परफॉर्मेंस डिज़ाइन होता क्या है, उसका उपयोग कहाँ पे होता है, किस तरीके से इसका इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन हो जाता है और ये करना और सीखना और प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं बता देता हूँ। ये मोबाइल है, ये जो मोबाइल है इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अभी ये मोबाइल का मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये काफ़ी कॉस्टली मोबाइल है, कम से कम 1.5 लाख का कॉस्ट है। लेकिन इसका टेम्पर्ड ग्लास और जो कवर का जो कॉस्ट है वो हार्डली 500,000 के करीब है। तो मोबाइल को बचाने के लिए हम लोगों ने टेम्पर्ड ग्लास और कवर डाला है। आई एम श्योर कि आप सभी ने भी ऐसा काम किया रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मोबाइल गलती से हाथ से निकल जाए और गिर जाए तो ये ग्लास जो है वो फूटना नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि ये मोबाइल का कॉस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म, जो उसका जो लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेबिलिटी या वर्केबिलिटी या जिस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करेंगे, वो जितना ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो अपने को रिटर्न यानी IRR जो है उसका अच्छी तरीके से आ जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन कुछ ऐसा ही है। खाली ये चीज़ हम लोग करते हैं बिल्डिंग्स में, स्ट्रक्चर्स में। तो इसका क्या महत्व है, उसको किया कैसे जाता है, उसके कौन से 3 टाइप के आयाम हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला उसका जो स्टेज है परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन, ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन है नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के अंदर आता है। और ये जो डायनामिक एनालिसिस है वो टाइम हिस्ट्री के अंदर। स्टैटिक एनालिसिस में भी नॉन लीनियर टाइप है जिसको पुश और एनालिसिस बोलते हैं। हाउ फार टू पुश द बिल्डिंग, बेसिकली उसके लिए पुश और एनालिसिस का भी एक प्रोविजन दिया हुआ है ASC 41 में। तो ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन है वो आपको समझ में आ गया कि चलो टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया और कवर डाल दिया तो मोबाइल का है सेविंग हो जाता है। लेकिन बिल्डिंग्स में क्या करेंगे? बिल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा हानि होती है वेरी हाई विंड में और वेरी हाई अर्थक्वेक जब आता है उस टाइम पे बिल्डिंग का जो लाइफ है, यानी जैसा शेयर मार्केट एकदम क्रैश हो जाता है, बिल्डिंग का लाइफ एकदम ज़ीरो हो जाता है, यानी नहीं के बराबर, यानी बाद में तोड़ना ही पड़ता है उसको। तो इसको बचाने के लिए किस तरीके से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कम पैसे में कर सकते हैं, इसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन दिया गया है। तो मोबाइल के अंदर हम लोग देखते हैं कि पहले मोबाइल ड्रॉप करते हैं इधर उधर से, हेलीकॉप्टर से भी मैंने देखा है कि कुछ लोग ड्रॉप कर रहे हैं, या ट्रेन से गिर गया या बस से गिर गया या बाथरूम में या किधर आप खाने के लिए बैठे पॉकेट से गिर गया, ऐसा कुछ हो गया। तो उसके लिए देखा जाता है कि कॉर्नर जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि मोबाइल का जो कवर है उसके कॉर्नर जो रहते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। टेम्पर्ड ग्लास जो रहती है सामने वाली, उसको भी जनरली हाँ गोरिल्ला वर्जन्स भी है अलग अलग, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास भी काफ़ी अच्छी से स्ट्रांग से डिज़ाइन की जाती है। तो मेजरली ग्लास और पीछे का जो पोर्शन है, पर्टिकुलरली द कॉर्नर्स एंड द कैमरा, तो दो सेंसिटिव पार्ट जो है उसको ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके एक कवर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लेके आती है और आप उसको लगा देते हैं। लेकिन बिल्डिंग्स में ऐसा क्या है? अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग्स में ऐसा इतना रिसर्च लेवल इंडिया में तो हुआ ही नहीं है। बाहर के देशों में डॉबलर प्लेट्स या अलग अलग टाइप्स के कुछ जो तरीके हैं वो निकल के आ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट दैट फैमिलियर इन इंडिया। इतना यानी मैसिवली भारत के अंदर अपने देश में उसका एप्लीकेशन किया नहीं जाता। तो करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रोविजन है? ASC 41 ही अनफॉर्चुनेटली अपने को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इंडियन कोड है ही नहीं। तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि इंडियन कोड तो है ही नहीं, फिर इंडिया में कैसे यूज़ करेंगे? भैया आप बिल्डिंग तो इंडिया में बना रहे हो, भारत में ही बना रहे हो। तो ये चीज़ नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में एक बंदा लाइफ एंड डेथ के बारे में आई मीन लाइक उस पर्टिकुलर फेज में है, उस टाइम पे आप बोलेंगे नहीं कि ये जो ड्रग है या ये जो इंजेक्शन है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या ये डॉक्टर है या ये साइंस है इंडिया में अवेलेबल नहीं। तो यू विल जस्ट प्रे द पर्सन एंड ब्रिंग द पर्सन मे बी फ्रॉम US UK और सम अदर प्लेसेस
एंड जब भी वो बंदा आएगा और जो डॉक्टर है इंडिया में आएगा, सर्जन आएगा, सर्जरी करने के लिए आएगा, उसका सब भाड़ा आप दे दोगे, होटल का खर्चा दे दोगे, सामने आएगा तो उसको नमस्कार करोगे, प्लीज़ मेरा जो पेशेंट है उसको बचाओ करके। ये जो सारी चीज़ें हैं कंसल्टेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट्स, ये जो लोग हैं उनको ये सारी चीज़ों के अंदर बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसी का फीस वो ले लेते हैं। कंसल्टेंसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है और करनी चाहिए। बहुत सारे इंडियन कोड के अंदर ये जो प्रोविज़न है नहीं, तो हम लोग क्यों करेंगे, ऐसा नहीं है। कंसल्टेंसी लोगों को भी अपने कंसल्टेंसी को अपग्रेड करने के लिए ये सारी जो फॉरेन के जो कोड्स है या जो भी अच्छा चीज़ है उसको लेने के लिए क्या प्रॉब्लम क्या है, लेना चाहिए। जो लोग कोड, इंडियन कोड बनाते हैं या कोड राइटिंग अथॉरिटी है, उनको एक ही रिक्वेस्ट है इस माध्यम से कि ये जो जैसे यूएस रेजिलियंसी काउंसिल है या यूएस के अंदर AC41 के जो कुछ क्लॉजेस वगैरह जो कोड भी बुक तैयार किया है, अपने भारत देश में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या प्रोविज़न लगते हैं, क्या क्या फंडिंग लगता है, उसके बारे में आप देख लीजिए, बट मेरे हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो एक अर्थक्वेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हज़ारों लाखों लोगों के घर तबाह कर देता है। ये होना नहीं चाहिए। इंडिया, भारत के अंदर किल्लारी अर्थक्वेक हो गया, भूज अर्थक्वेक हो गया, अहमदाबाद में हो गया, काफ़ी सारी जगह पे ऐसे केस स्टडीज़, हिस्ट्रीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस फैक्टर या जोन फैक्टर जो बोलते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे बिल्डिंग्स लोग अफेक्टेड हुए थे। भूज के अंदर मैंने देखा रहा, कोहरम मचा था एक्चुअली। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बेघर हुए थे और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। और भारत की तरफ से हम लोगों ने खाली कोड अपग्रेड कर दिया कि जोन 1 नहीं आएगा, अभी जोन 2 से ऊपर करेंगे। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेवी स्ट्रक्चर करने से भी स्ट्रक्चर बहुत हेवी हो गया, यानी सलिया ज़्यादा डाले, रेनफोर्समेंट ज़्यादा डाली या साइजेस कॉलम्स के, बीम्स के बढ़ा दिए तो ही बिल्डिंग अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। उसका जो कवर है, मोबाइल का जो कवर है, वो इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि कॉस्ट तो बढ़े नहीं ज़्यादा, हेवी तो नहीं हो है, बट एट द सेम टाइम उसका जो लाइफ है उसका लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या प्रोविजंस है। जो फेलियर जोन है, जो कॉलम है और बीम है, दोनों के बीच में जो फेलियर जोन है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही रहता है। तो उस पर्टिकुलर जोन के अंदर आप डॉबलर प्लेट्स लगाओ या एक्सेसिव कुछ उसके अंदर एनफोर्समेंट दे दो, जो IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग के अंदर भी कुछ प्रोविजन है। बट AC41 के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ज़्यादा रेनफोर्समेंट या चीज़ दे देते हो तो आपका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। दूसरा ऐसा बताना है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन ये 3 जगह से डिवाइड होता है, यानी 3 लेवल्स पे डिज़ाइन किया जाता है। पहला जो है, जो उसको बोलते हैं कि इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, अर्थक्वेक आ गया, ग्राउंड मोशंस आ गए, तो थोड़ा ही कुछ कैंटिलीवर ये वो सब खराब हो गया, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में या एक आध 2 दिन के अंदर ही आप डायरेक्टली इमीडिएटली ऑक्यूपाई कर सकते हो, यानी आप उस बिल्डिंग में रहना चालू कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं इमीडिएट ऑक्यूपेंसी। दूसरा आता है लाइफ सेफ्टी, बिल्डिंग गिर रहा है, ये हो रहा है, लेकिन लाइफ सेव है। बिल्डिंग गिरे लेकिन लाइफ पक्का सेव हो जाएगा, यानी इतना डैमेज नहीं होगा कि सडन कोलैप्स हो जाएगा। तो थर्ड थिंग इज कोलैप्स प्रिवेंशन, यानी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा डैमेज है लेकिन सारे लोगों का लाइफ का सेफ्टी नहीं है वहाँ पे। लाइफ सेफ्टी के अंदर कोलैप्स यानी कुछ हद तक वहाँ पे डिटोरिएशन हो जाएगा लेकिन लाइफ का सेविंग हो जाएगा। कोलैप्स प्रिवेंशन में हो सकता है कि 200 लोग या 100 लोग बिल्डिंग में हैं, 50 लोग शायद उनका बहुत ही हैवी मात्रा में इंजर्ड हो जाए, लेकिन बिल्डिंग जो है सडनली कोलैप्स नहीं हो जाएगी। सडनली अगर कोलैप्स हो जाती है तो काफ़ी मात्रा में जीवित हानि, वित्त हानि हो सकती है। तो ये जो अलग अलग लेवल पे जो डिज़ाइन किया जाता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन। कि परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस रेटिंग। भारत के अंदर जो सारे कुछ डेवलपर्स, बिल्डर्स भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया है अपने ब्रोशर में डालें कि अगर इतना रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो भी ये बिल्डिंग सेफ है।
इट इज़ नॉट ओनली जस्ट 1893 के हिसाब से 13920 के हिसाब से डिज़ाइन नहीं की है, परफॉर्मेंस रेटिंग भी दिया हुआ है। और उसका भी मैं आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो लोग फ्लैट खरीदते हैं, एक एक 2-2 5-5 करोड़ के फ्लैट होते हैं, 10-10 करोड़ के एक एक अपार्टमेंट होता है, उन लोगों को ये अवेयरनेस आ जाएगा कि मेरा बिल्डिंग जो है वो परफॉर्मेंस रेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक और वेरी हेवी विंड, ये पूरा मेरा परिवार तो उसके अंदर जाएगा नहीं। ओके, तो ये रहता है परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले हम लोग करते थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसमें सेक्शन साइजेस काफ़ी हेवी होते थे, कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स काफ़ी हेवी होते थे। उसके बाद में आ गया लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में बेंडिंग इज अलाउड, बेंडिंग आप कर सकते हो, लेकिन बेंडिंग अगर अलाउ है, लेकिन बेंडिंग कब अलाउ है, तो जब आप कुछ फाइबर जो रहते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। तो लिमिटिंग क्रैक विड्थ भी है कि 0.2 mm, 0.3 mm, 0.35 mm, इट इज़ बेसिकली द लिमिटिंग क्रैक विड्थ। तो इस लिमिट तक मैंने बिल्डिंग को बेंड होने दिया, तो दैट इज बेसिकली वी कॉल इट एज द लिमिट स्टेट मेथड। अब एप्लीकेशन क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज रिड्यूस्ड, द सेक्शन साइजेस एंड एवरीथिंग हैज रिड्यूस्ड। ऑटोमेटिकली वो जो प्रचलित जो लिमिट स्टेट मेथड है, दैट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ दे आर यूजिंग इट, वो यूज कर रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट इज अभी परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन, द नेक्स्ट इरा। अगले 10-20 साल में, 30 साल के अंदर या 50 साल के अंदर ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन है, मोबाइल में आ गया है, लैपटॉप में आ गया है, आपके कार में आ गया है, कार डैशिंग हो जाता है, उसके अंदर भी परफॉर्मेंस यानी लाइफ सेव होनी चाहिए, गाड़ी गई तो गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी जगह पे आ गई, लेकिन स्ट्रक्चर्स में, बिल्डिंग्स में नहीं आ रही है। उसी का एक नतीजा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज सफरिंग थ्रू द हेवी लॉसेस, क्योंकि रिस्क पैरामीटर्स आर वेरी हेवी। बहुत सारे बैंक्स है जो लोन नहीं दे रहे इस पर्टिकुलर ब्रांच को, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को वगैरह, और दे भी दे रहे तो बहुत ही ज़्यादा उसमें मार्जिन रख रहे हैं, या सेफ्टी कुछ उनके ये रहता है, जो कोलैटरल सिक्योरिटीज़ वगैरह रहती है वो ले लेते हैं। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन अगर इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोविज़न हो गई और काफ़ी सारे लोग अगर इसको यूज़ करना चालू कर दिए, तो आई एम श्योर कि पर स्क्वायर फुट कॉस्ट शायद इतनी नहीं बढ़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना रुपीज़ पर स्क्वायर फुट रेट है तुम्हारा, कंसल्टेंसी का भी रेट कितना स्क्वायर फुट रेट है, कंस्ट्रक्शन का भी क्या रेट है, लेबर्स को पूछा जाता है, जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी पूछा जाता है। ये ऐसे हो गया कि ताजमहल कंस्ट्रक्ट करना है कि क्या कितना स्क्वायर फुट है और कितना रेट हो गया और पर स्क्वायर फुट क्या रेट हो गया। तो जो मॉन्यूमेंटल जो कुछ स्ट्रक्चर्स है, जैसे हॉस्पिटल्स, होटल्स है, या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, जो भारत का बहुत ही यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करती है, उसके अंदर तो ये चीज़ पक्की होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या मत है, आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख दीजिए। एंड आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो you really liked it. If you really like it, please give a thumbs up. If you loved it, please subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.